हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ये हमारा थर्ड टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, जिसमें हम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड डिग्री, नेचर, कॉजेस सब एक्सप्लेन करेंगे, सब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको ये स्लाइड्स और ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद में आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। बाइनोरल हेयरिंग, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि है क्या। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। क्या है हमारा इंट्रोडक्शन? ह्यूमन बॉडी 5 ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं 5 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी मीन्स जो हमारे सेंसेस हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यस, हम आईज से सेंस कर पाते हैं चीजों को, आईज से देखना, ईयर से सुनना। सो अभी हमारे लिए जो 5 सेंसेस ऑर्गन है उनमें से हमें एक सेंस ऑर्गन पढ़ना है, जो है हमारा ईयर। मीन्स हमें हियरिंग के बारे में पढ़ना है, इन विच ईयर टेक प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हियरिंग। ईयर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है? बिकॉज वी सेंस हियरिंग, हम सुनते उसी से हैं। सो हियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं? अगर हम सुनेंगे तभी हम बोलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग. So a newborn baby with learning with hearing loss can't able to follow a normal language development schedule. क्यों हम बोलते हैं कि ये बच्चा बोलता नहीं है, इसको सुनता तो है लेकिन बोलता नहीं है? नहीं, हमें कभी भी ये चीज नहीं होती है कि बच्चे को सुनाई पूरा देता है लेकिन वो बोलता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि इफ इट इज फ्रॉम द बर्थ, न्यू बॉर्न बेबी है, तो हमेशा उसका हियरिंग लॉस होगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं होती। But if hearing loss detected as early as possible, then then its impacts must be reduced. वो किस तरीके से? अर्ली इंटरवेंशन से, अर्ली, अभी के टाइम पे जो टेस्ट चल रहे हैं, ओई टेस्ट चल रहे हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि किसी भी चीज को, आप डिसेबिलिटी सेक्टर में जब भी बात करते हैं, हम यही चीज बोलते हैं कि एनी डिसेबिलिटी अगर वो अर्ली डिटेक्ट होती है तो हम कई हद तक उसको रोक सकते हैं। हम चीजें करके, सर्जरीज करके, और एनी टाइप ऑफ टेस्ट, एनी टाइप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करके, कि हम किसी हद तक बच्चे को उस लायक बना सकते हैं कि वो अपना खुद का खुद कर सके। नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है? एनी लॉस ऑफ abnormality ऑफ साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं? कोई भी लॉस, कोई भी एनी लॉस ऑफ abnormality, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और हमारा फंक्शन, दैट इज इम्पेयरमेंट। और डिसेबिलिटी जब आती है, डिसेबिलिटी की बात आती है, तो डिसेबिलिटी हम बोलते हैं कि एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी रिस्ट्रिक्शन या लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। कोई चीज नहीं है, ठीक है, दैट इज इम्पेयरमेंट। बट अगर उस चीज की वजह से, उस इम्पेयरमेंट की वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे, हमारी एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, दैट कंसिडर्ड एज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज हैंडीकैप, a disadvantage for given individual resulting from an impairment or disability that limits or prevent the fulfillment of role that are normal depending on age, sex, सोशल कल्चर फैक्टर फॉर द इंडिविजुअल। हैंडीकैप मीन्स कि हमारी जो डेली फंक्शनिंग है, दैट पर्सन ही इज नॉट एबल टू मीट विद द एनवायरमेंटल नीड्स, तब हम बोलते हैं दैट पर्सन इज हैंडीकैप, क्योंकि उसमें सोशल बैरियर्स, उसे कल्चरल, फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स से एनकाउंटर करना पड़ रहा है, which prevents their access to the various system of society that are available to other citizens. So handicap is a loss, कि वो एक लिमिट कर रहा है हमें अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलती हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इम्पेयरमेंट इज व्हाट? एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में क्या फर्क है? तो यही फर्क है। इम्पेयरमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और हमारा फंक्शन नहीं हो रहा, लॉस है, हमारी अबनॉर्मेलिटी है। डिसेबिलिटी, अगर उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम की वजह से हम उस एक्टिविटी को नहीं कर पा रहे, जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की नीड है हमें, वो खराब है, उससे हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दैट इज डिसेबिलिटी। और उसी डिसेबिलिटी, उस एक्टिविटी
कि जो नीड है वो हमारी एक सोशल बैरियर की तरह काम कर रही है। लाइक मेरा हाथ नहीं चल रहा, डिसेबिलिटी क्या हो गई, मैं राइट नहीं कर सकती, एंड हैंडीकैप क्या हो गया कि मैं जहाँ काम करना चाह रही हूँ वहां राइटिंग का काम है, और वो मेरे एक सोशल बैरियर, मेरा इन्वायरमेंटल फैक्टर बन रहा है कि जहाँ पे बैरियर बन रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट हैंडीकैप मीन्स। नेक्स्ट, हियरिंग इम्पेयरमेंट आईडिया की तरफ से इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशनल एक्ट की तरफ से फॉर्मली नोन एज द एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट as impairment in hearings whether permanent or fluctuating that adversely affect a child's education performance. It's very obvious कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की होगी नहीं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर बच्चे की होगी तो वो अफेक्ट करेगा बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को। क्यों? बिकॉज ही और शी इज नॉट एबल टू हियर। Definition adopted by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India, given RCI Act. RCI Act, wait, given RCI Act 1992 and person with disability कि person with disability 1995 ने भी ये दिया हुआ है। वो किस तरीके से दिया हुआ है वो उन्होंने बोला है कि the hearing impairment loss of 60 decibel or more in the better ear, अगर better ear में अगर 60 decibel से क्रॉस है then we consider it as a hearing impairment. नेक्स्ट इज डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एक्ट 1990, अमेरिका हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस और हार्ड ऑफ हेयरिंग दो तरीके से बोला गया है। एंड नाउ व्हाट इज दिस डेफनेस? डेफनेस मींस हेयरिंग इम्पेयरमेंट दैट इज सो सीवियर। डेफनेस इज अ कंप्लीट डेफनेस, कोई विदाउट एम्प्लीफिकेशन बच्चा नहीं सुन सकता, और वो एडवर्सली इफेक्ट करता है बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को। अनदर डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन एक बार रिपीट करती हूँ। डेफनेस मीन्स द हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट इज सो सीवियर दैट द चाइल्ड इज इम्पेयर्ड इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन through hearing with or without amplification that adversely affect education, child's education performance. Another definition है हमारी American School of Deaf से, a deaf person is one whose hearing is disabled to the extent of to an extent usually 70 dB से plus जो होता है, that proceeds the understanding of speech through the ear alone। मतलब अगर एक कान उसका 70 dB से प्लस है, 70 dB से प्लस उसे नहीं सुनाई दे रहा है, तो the procedure the understanding of speech through the ear alone with or without the use of hearing aid। whose hearing is disabled, the deaf person कौन सा हुआ? The deaf person is one whose hearing is disabled to the extent 70 dB। मतलब एक उसके कान में जो प्रॉब्लम है वो 70 dB से प्लस हुए कि वो उसे डेफ बोला जाएगा। एंड द precludes the understanding of speech through the ear alone with or without the use of the hearing aid। और वो एक कान से स्पीच को नहीं सुन सकता, दूसरे कान से उसको अगर स्पीच को सुनना है उसी कान से जिस कान में उसे प्रॉब्लम है, तो ही मस्ट यूज हेयरिंग एड्स, उसी से वो अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच कर सकता है। Next is hard of hearing. What is hard of hearing? Hard of hearing means impairment in hearing, whether the permanent or fluctuation that adversely affect the child education performance. But this is not included the definition of this is not included under the definition of deafness. अब हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब क्या होता है? हार्ड ऑफ हेयरिंग का मीन्स 70 से नीचे होगी, दैट मेक डिफिकल्टी होगी, बट उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच है, बट वो ये नहीं होगा कि उसको एक जब उसको स्पीच को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम, बट ज्यादा नहीं आएगी, उसे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो हेयरिंग एड के बिना भी हम ये नहीं रेकमेंड करते कि हेयरिंग एड लगेगा नहीं, हेयरिंग एड तो लगेगा ही लगेगा, बट when we talk about the deafness means complete loss। बट हार्ड ऑफ हेयरिंग इज कि कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी। मीन स्टार्टिंग का वर्ड समझ आ गया तो लास्ट का वर्ड समझ नहीं आएगा। जो वॉइसलेस होंगे या जो वॉइस्ड होंगे, इन सब चीजों में उसको प्रॉब्लम आएगी कि देयर आर सम स्पेसिफिक स्पीच फैक्टर्स जिसमें बच्चा जब हम बोल रहे होंगे तो उसको कुछ हार्ड समझ आ जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा।
जिनकी तो स्पीच साउंड की जिनकी डीबी बहुत हाई होती है वो समझ आ जाएगी, लेकिन जो हम बिल्कुल बोलते बोलते होता है कि लास्ट में जैसे कोई वर्ड कोई सिलेबल ऐसा है जो नहीं समझ आता, या जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं स्पीच साउंड्स हैं वो कम होती हैं, वो समझ में नहीं आएंगे उन्हें। सो दैट एट दैट टाइम ही और शी नीड्स हियरिंग एड। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन हियरिंग लॉस का कैसे होगा, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स इट इम्प्लाइज टू डेफिनेट डिफेक्ट इन द ईयर, और ईयर में कोई डिफेक्ट होना और ऑडिटरी अपरेटस में कोई भी इफेक्ट होना जो हियरिंग लॉस को रिजल्ट देता है। मेजोरिटी इट इज द हियरिंग डिफेक्ट फॉल इन दिस कैटेगरी। नॉन ऑर्गेनिक मतलब कि फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम रेदर देन फिजिकल डैमेज ऑफ टू द हियरिंग पाथवे। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हियरिंग लॉस हो गया, बोलते हैं ना, और उम्र हो गई है इसलिए सुनाई नहीं देता इन्हें, तो दिस इज दैट फैक्टर। तो फाइव बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ हेयरिंग लॉस, किस तरीके से फाइव बेसिक फैक्टर्स हैं जिसमें इसको बांटा गया है। एज ऑफ ऑनसेट, मतलब पहले एज फैक्टर आता है, फिर साइट ऑफ लीजन, अगर किसी स्पेसिफिक लीजन पे फैक्टर, किसी लीजन पे उसको प्रॉब्लम हुई है तब हेयरिंग लॉस हो सकता है। कुछ कैजुअल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ हेयरिंग लॉस का नेचर कैसा है उस पे, और कुछ डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है। तो उसके बाद हम बातें करेंगे नेचर ऑफ फैक्टर एंड देन एज ऑफ ऑनसेट पे। मतलब एज ऑफ ऑनसेट इज कंजेनिटल, जैसे बच्चे को बाय बर्थ ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दैट इज हेरिडिटी, मतलब हो सकता है कि ये पहले चला आ रहा हो, तो भी हो सकता है। और इट्स प्रायर टू द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, किसी भी टाइम पे हो सकता है। सो इट मे बी हेरिडिटी, हेरिडिटी भी हो सकता है, और मे डेवलप, और डेवलप भी हो सकता है कि मतलब कोई प्री नेटल और नेटल पीरियड में के टाइम पे कुछ ऐसी चीज हो गई है कि बच्चे को हियरिंग लॉस हो गया है। हेरिडिटी हियरिंग लॉस, हेरिडिटी मीन्स हियरिंग लॉस कुछ जेनेटिकल मेकअप और फर्टिलाइज्ड ओवम उस वजह से हो गया। हेरिडिटी हियरिंग लॉस में ट्रांसमिट एज अ डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टरिस्टिक, और ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टरिस्टिक की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, विच इज हेरिडिटी हियरिंग। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स अब कुछ मशीन्स यूज नहीं हुई, नॉर्मली नहीं यूज हुई, लेटेस्ट स्टेज पे कोई सीवियर इलनेस हो गई है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, कोई एनी एक्सीडेंट मीटअप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तब हम बोलते हैं कि दैट इज एक्वायर्ड हियरिंग लॉस, की जो बाद में भी हम बोल सकते हैं कि बाद में हुआ हुआ है। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस को टोटली हम ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई जैसे पहले बच्चा नॉर्मल था, बट आफ्टर दैट हियरिंग लॉस डेवलप हुआ। हियरिंग लॉस डेवलप हुआ किसी सीवियर इलनेस की वजह से, बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बच्चे को बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया, बच्चा गिर गया, बच्चा फॉल डाउन हो गया, तो उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट साइट ऑफ लीजन। अब साइट ऑफ लीजन मीन्स कि किस लीजन पे हुआ है। अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है कि हमारे कान में, जैसे देखो ये मैंने जो बोला था आपको वो हम अब देखते हैं। भाई देखो, अब ये क्या है, ये हमारा कान है, ये कान की जो हमारा बाहर का पार्ट है जो हमें बहुत दिखता है, जो हमें बहुत दिखाई देता है, ठीक है। देखो, ये वो वाला पार्ट है जो हमें बाहर दिखाई देता है, मतलब कहने को तो सिर्फ ये कान यही है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, लाइक हमारी फील्ड में जब हम पढ़ते हैं या मेडिकल फील्ड में जब हम पढ़ते हैं तो कान हमारा इतना बड़ा सारा है, ठीक है। तो अब देखो, ये कान है जो बाहर का पोर्शन है जो पिन्ना हमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये है क्या है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या आ जाता है, ये हमारा मिडिल पार्ट आ जाता है कि ये हमारी मिडिल वाली थिंग आ गई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई, ये बोन्स आ गई। उसके बाद जो ये आ गया, उसके बाद ये आ गया है हमारा इनर ईयर, इनर ईयर, फिर उसके बाद ये जितना भी है ये सारा हमारा ऑडिटरी पाथवे है। समझ आई, ये हमारा राइट लेफ्ट, अपने हिसाब से राइट लेफ्ट देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है जिसमें हम बोलते हैं कि दैट इज आर ईयर। अब लीजन की जब बात करते हैं तो लीजन में क्या होता है कि कोई बाहर की प्रॉब्लम हो गई तो वो आ गई हमारी एक्सटर्नल में। मिडिल में मतलब इन तीन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो, या इनर ईयर भी हमारे कोक्लिया में और हमारे ऑडिटरी पाथवे में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो। समझ आई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, रुको यार, ये तो गड़बड़ हो गई। हम्म, चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो। और अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ाने होते हैं स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग में, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक टॉपिक कवर करूँ जो आपको चाहिए कि यस इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है कुछ भी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो आई विल रीड एंड आई विल स्टडी हार्ड फॉर दैट कि मैं आपको पढ़ा सकूं। ओके, सो नेक्स्ट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बैक टू द टॉपिक। साइट ऑफ लीजन मीन्स किस साइड पे है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, द इंटरफेरेंस इन द आउटर और मिडल ईयर इन्वॉल्विंग इन ईयर। देखो मैं बताती हूँ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब ये देखो, ये आ गया आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, अब ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस ये आपके ईयर कैनाल, ये वाली, ये हमारा बाहर का पार्ट। कनेक्टिव हेयरिंग लॉस, कनेक्टिव हेयरिंग अकर इन द ईयर कैनाल। अब ये ईयर कैनाल में होएगा, इन द और इन द मिडल ईयर, मिडल ईयर में हो सकता है और आउटर में भी हो सकता है। ईयर की कोई इन्फेक्शन हो गई, वैक्स जमा हो गई, कोई कैसे भी डैमेज हो गया, तो वो कनेक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स नॉर्मली ट्रीट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, डॉक्टर्स नॉर्मली कैन ट्रीट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस विदाउट द यूज ऑफ हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स की यूज नहीं होती कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में। फॉर दोस्त जिन्होंने बहुत मतलब पढ़ना है, या जिन्होंने वो करते हैं ना, जिनको बड़ा ऑडियो मतलब ऑडियो का शौक होता है कि हाँ हम ऑडियो में वो देखेंगे सब चीजें, तो मैं ये बताना चाहूंगी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हेयरिंग एड्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, पहले कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का इलाज होता है, उसके बाद हेयरिंग एड घर लगना होता है तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंसरी हियरिंग लॉस। सेंसरी हियरिंग लॉस में क्या होता है, सेंसरी हियरिंग लॉस होता कहाँ है, सेंसरी हियरिंग लॉस मोस्टली होता है हमारी, देखो ये नर्व है, नर्व दिखाई दे रही है, तो ये मोस्टली हमारे होता है इनर ईयर में। तो दैट इज अ सेंसरी हियरिंग लॉस, हमारा इनर ईयर और हमारा ऑडिटरी पाथवे। तो इट अकर्स इन द नर्व, नर्व दैट, एंड इट इज परमानेंट। एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंसरी हियरिंग लॉस इट इज परमानेंट। सो वट यू कैन डू, while currently there is nowhere to repair sensory hearing loss and hearing aids can help, hearing aids help करते हैं, hearing aids आप लगा सकते हैं। sensory hearing loss पे तो hearing aid लगता ही लगता है। however early detection is critical, early detection is critical and you should contact a provider as soon as you suspect। मतलब जितनी जल्दी हो सके hearing loss को अगर हम suspect कर सके तो that is very beneficial for child और for any person, कि वो उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि स्पीच थेरेपी भी चलती है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी उसमें भी टाइम लगता है। सो नेक्स्ट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस मतलब आपका ये है कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस ना किसी भी दो एरियाज में होता है। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिव एंड सेंसरी हियरिंग लॉस। मीन्स वो आउटर मिडल में दोनों में हो सकता है, आउटर इनर दोनों में, आउटर मिडल, मिडल इन इनर ईयर। तो कॉन्टेक्ट हियरिंग प्रोवाइडर टू शेड्यूल द प्रोफेशनल वैल्यूएशन। इसकी पूरी वैल्यूएशन होती है कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस आ रहा है तो ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें उसमें पता चल जाता है जब हम टेस्ट वगैरह करते हैं। तो दैट इज ऑल पार्ट, ये सब पूरा पार्ट ऑडियोलॉजिस्ट का होता है, तो वो पूरा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल हियरिंग लॉस। सेंट्रल हियरिंग लॉस मीन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑडिटरी पाथवे, कोई भी ड्यू टू डिजीज ऑफ ऑडिटरी पाथवे विच ओरिजिनेट्स इन द कोक्लर न्यूक्लाई ऑफ बोन्स एंड then ascend bilaterally to the midbrain, thalamus and the auditory cortex in the temporal bone। हमारे ऑडिटरी पाथवे में कोई भी प्रॉब्लम होनी किसी भी तरीके से, उसमें हमारा सेंट्रल हियरिंग लॉस डिफाइन करता है। सेंट्रल हियरिंग लॉस हो जाता है। कॉर्टिकल डेफनेस रेफर्स टू द लॉस ऑफ हियरिंग ड्यू टू बाइलेटरल ऑडिटरी कॉर्टेक्स लीजन। हमारे बाइलेटरल ऑडिटरी कॉर्टेक्स लीजन में अगर प्रॉब्लम होगी, तो अगर लीजन होगी हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में बाइलेटरली, देन हियरिंग लॉस मस्ट बी देयर। यूनिलेटरल ब्रेन स्टेम लीजन इन्वॉल्व द कोक्लियर न्यूक्लियाई। यूनिलेटरल ब्रेन स्टेम लीजन, जब ब्रेन स्टेम लीजन होती है यूनिलेटरल, तो उसमें कोक्लियर न्यूक्लियाई से हमारा यूनिलेटरल हियरिंग लॉस होता है। वेन एवर यू रीड अबाउट द हियरिंग लॉस, तो उसकी लीजन जरूर पता होनी चाहिए। दिस विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स टू यू ऑल्सो। ओके, तो कनेक्टिव हियरिंग लॉस हमारा आउटर ईयर डैमेज होता है। ठीक है, तो हमारा डैमेज ऑफ आउटर ईयर और मिडल ईयर, तो साउंड इज लो, मतलब उसमें सिर्फ होता है कि हमारी साउंड लो होती है। नेक्स्ट क्या कॉजेज हो सकते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ना ये कुछ नेम्स हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कॉजेज के। तो फर्स्ट इज एट्रेसिया, सेकंड इज वैक्स जमा होनी, नेक्स्ट इज कोई भी फॉरेन बॉडी, मतलब हमारे कान में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चला जाना,
नेक्स्ट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया एंड ओटोस्क्लेरोसिस। बाकी सबके मैं मीनिंग बताती हूँ। दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड थर्ड, विच इज वैक्स। वैक्स का जमा होता था, जैसे हम बोलते हैं कि अरे मेरे कान में वैक्स जमा हो गई है, तो उसको निकलवाना है, या हम ईयरबड मारते हैं जो हमें नहीं मारनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरेन बॉडी इन द एक्सटर्नल, कोई भी फॉरेन कोई चीज, कोई कान में ऐसी कोई चीज चली जानी जो हम बोलते हैं कि हाँ अरे कान में कुछ चला गया शायद, तो उसे बोलते हैं, उसकी वजह से। माइक्रोशिया क्या होता है? माइक्रोशिया होता है कि हमारा कान ऐसे दिखता है, अनोशिया मतलब कान है ही नहीं, खत्म। ठीक है। बैक्स इस तरीके से दिखती है। फॉरेन बॉडी मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी किसी भी तरीके से ये फॉरेन बॉडी है, ये है, तो ये अंदर जा रही है इस वजह से। ये ईयर वैक्स है, सॉरी, ये ईयर वैक्स है, ये भी निकल जाती है, तो ये ट्रीटेबल है, मतलब ट्रीटमेंट इसका है। ये फॉरेन बॉडी है, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे अंदर जा रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है? अभी देखो, एक्सटर्नली ये बाहर की प्रॉब्लम है, अंदर की नहीं है, बट ईयर कैनाल इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो जाती है जब हमारी, तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है। मोस्टली हम स्विमर ईयर्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि मोस्टली जो दूसरे हम स्विमिंग करते हैं ना, नहा रहे होते हैं, तो जिन जो मोस्टली जो बहुत ज्यादा स्विमिंग करते हैं, तो उनमें ये इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब देखो, याद रखने के लिए ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटर्ना, एक्सटर्नल, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया में ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, जब हम अंदर ईएनटी चेक करते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और ऐसी बल्जिंग हो जाती है, एक्यूट इसको बोलते हैं, मतलब इसको होता बोलते हैं कि अभी कम है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी वजह से हो जाना, तो उस चीज की वजह से ये हम बोलते हैं कि ये मिडल ईयर में हुआ है। तो मिडल ईयर में हमारी जो आती है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है और हमारी बोन्स आती हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओटाइटिस मीडिया मींस मिडल ईयर में प्रॉब्लम। ओटाइटिस मीडिया में बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे रप्चर हो जाना, तो अ, कानों को ऐसे खींचना, बच्चों को तो नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, जब तक हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराते या हम ईएनटी से दिखाते नहीं हैं। तो इस तरीके से उनको जैसे फीवर आ जाना, 104 बहुत कॉमन है। उनका जो एपिटाइट है वो बिल्कुल लो हो जाता है, रप्चर जब हो जाता है तो पेन बहुत ज्यादा होता है, कान को ऐसे खींचते रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल है। नेक्स्ट इज ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस क्या होता है? इट इज अ हेरिडिटी कंडीशन दैट कॉज ग्रेजुअल हेयरिंग लॉस, जिसमें हेयरिंग लॉस जो है वो बहुत ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल इन द सेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है। ग्रेजुअल इन द सेंस ऑफ, जैसे प्रोग्रेसिव होता है, एक होता है कि बिल्कुल चलेगा ही चलेगा चलेगा। अब दैट कॉजेज ग्रेजुअल हेयरिंग लॉस भी, जैसे स्पॉन्जी बॉन है, स्पॉन्जी बॉन टिश्यूज ग्रो इन द मिडल ईयर। अब वो कैसे होती हैं वो देखो, ये बॉन्स है, ठीक है। तो ये बॉन्स है और ये ऑटोस्क्लोरोसिस है, कि ये हमारा जो पार्ट है, ये इसमें टिश्यू ग्रो हो जाता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है। इट इज ग्रेजुअल हेयरिंग लॉस, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे होता रहेगा। व्हेन द बोन टिश्यू ग्रोज अराउंड द ऑटोस्क्लोरोसिस, द बोन्स ऑफ द मिडल ईयर पर्टिकुलर इन द स्टेपिस के पास सबसे मतलब पर्टिकुलरली द स्टेपिस जो एरिया होता है, जैसे कि ये हमारा स्टेपिस एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेपिस एरिया है, तो ये स्टेपिस एरिया सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। ठीक है। तीन बोन है हमारी जो ईयर की, जो हमारी है, तो वो सबसे छोटी उसमें कौन सी है? उसमें होती है स्टेपिस। तो स्टेपिस है, तो पर्टिकुलरली स्टेपिस के पास में ही ये आउट ग्रोथ होती है। सो दिस ग्रोथ विल इमोबिलाइज द बोन, कॉजिंग टिनाइटिस एंड हेयरिंग लॉस। टिनाइटिस भी उसकी वजह से हो सकता है और हेयरिंग लॉस भी उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मीन्स हमारा सेंट्रल न्यूरल और हमारा कोक्लिया, किसी भी चीज में दिक्कत हो सकती है, मतलब हमारे नर्व्स में, हमारे सेंट्रल पाथवे में, और हमारे कोक्लिया में। अब इनर ईयर के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? इनर ईयर में अगर प्रॉब्लम हुई है तो कौन से हेयरिंग लॉस हो सकते हैं? फर्स्ट इज नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। हाई एक्सपोजर ऑफ हेयरिंग लॉस मीन्स या तो टेम्परेरी हेयरिंग लॉस या परमानेंट। ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग लॉस इसमें ज्यादा देखे जाते हैं। अकॉस्टिक ट्यूरोमा मीन्स किसी भी लेवल की हमने नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस देखा, कि कोई एक्सप्लोजन हो गया या तो टिपिकली जो उनका ग्राफ दिखाई देता है वो 3000 टू 6000 पुअरेस्ट में, इस रेंज में एवरेज में दिखाई देता है। वाइल जो रिकवरी है वो 8K पे ज्यादा अच्छे से रिकवरी दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं कि ये अकॉस्टिक ट्यूरोमा का ये ट्रॉमा का ये ग्राफ है।
नेक्स्ट इज ओटोटॉक्सिटी। ओटोटॉक्सिटी मतलब होता है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। अब देखो कोई भी चीज है, कोई भी मेडिसिन है, हम जब भी लेते हैं एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, तो वो एक टाइम पे जाके कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपकी बॉडी में, कोई भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। लाइक इफ यू हैव डायबिटीज, तो ये हो सकता है कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, जब इतने लंबे टाइम तक आप मेडिसिन ले रहे हो, किसी चीज की कुछ कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि आपके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सके। आपका एक कान बिल्कुल बंद हो जाए, आपका एक कान बिल्कुल, हियरिंग लॉस बढ़ जाए, उसमें हियरिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली जब ऑटिस्टिसिटी की बात आती है तो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस हमें शो होता है। नेक्स्ट इज मीनियर्स डिजीज। मीनियर्स डिजीज क्या है कि हमारा जो हाई ड्रॉप ऑफ, ड्यू टू हाई ड्रॉप ऑफ इंडोलिम्फ इन इंडोलिम्फेटिक सैक्स, जो सेक्योल होता है, द थ्री सिम्टम्स इंक्लूड, जिसमें टिनाइटस, हियरिंग लॉस एंड फुलनेस ऑफ द ईयर हमें दिखाई देता है। तो ये ड्रग्स से, मतलब ये हमारी सर्जरी से और दूसरी हमारी उससे, ड्रग से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रेस बाइक्यूसिस। अब प्रेस बाइक्यूसिस क्या है? प्रेस बाइक्यूसिस है हियरिंग लॉस ड्यू टू एजिंग। प्रेस बाइक्यूसिस मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हियरिंग लॉस बढ़ता जा रहा है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। डिफिकल्टी होती है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि जैसे हमने देखा होगा कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो हियरिंग लॉस उनको जैसे जैसे वो ज्यादा होते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने तेरी समझ नहीं आई अभी, लाइक मुझे तेरी समझ नहीं आ रही। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा ऊंचा जब बोलते हैं तब जाकर उनको नॉर्मल लेवल पे समझ आता है, तो उनको हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज सेंसरी हियरिंग लॉस में क्या हो सकता है कि सेंसरी हियरिंग लॉस हो गया तो प्रीनेटल कॉजेज कुछ हो सकते हैं, मतलब बिफोर बर्थ, कि मदर प्रेगनेंसी टाइम पे गिर गई हैं, मदर प्रेगनेंसी टाइम पे अल्कोहल सिगरेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले रही हैं, या अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा है। एनोक्सिया, मेटरनल एनोक्सिया मतलब मदर को ही लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। साउंड एक्सपोजर इंक्यूबेटर पे ज्यादा है। साउंड एक्सपोजर टू साउंड्स, सडन एक्सपोजर टू साउंड, किसी सडन एक्सपोजर में आ गई है वो बहुत ज्यादा साउंड की, या वो सफर कर सकती है टॉर्च से। टॉर्च, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इन्फेक्शंस जो भी हैं, टॉर्च को देखा जाता है कि दिस इज द, बोलते हैं कि इतनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है अगर इनमें से कोई भी एनी वायरस और एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल सिंड्रोम। सिंड्रोम हो सकते हैं कोई भी बाय द टाइम ऑफ बर्थ और प्रीनेटल, जैसे एल्पॉर्ट सिंड्रोम होता है, पेडेंट सिंड्रोम होता है, वॉर्डनबर्ग सिंड्रोम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं जो हो सकता है कि बाद में हियरिंग लॉस का हो सकते हैं, जिसमें सेंसरी हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस, कि तीन पार्ट है हमारे कान के, दो में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो नेचर ऑफ हियरिंग लॉस, अब नेचर पे कैसे है, दैट इज व्हाट फर्स्ट इज ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। ग्रेजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट इट्स टर्म्ड एज अ प्रोग्रेसिव, मतलब ये धीरे 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 स्लो डिटोरेशन होती है हमारी सेंसिटिविटी की ओवर द टाइम। दिस मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शन और हेरिडिटी डिसऑर्डर ऑफ एजिंग, और एजिंग किसी भी प्रॉब्लम्स किसी भी वजह से हो सकती है ये। किसी टाइप की इन्फेक्शन हो गई है, हेरिडिटी कोई डिसऑर्डर है, या एजिंग से भी हो सकता है। ग्रेजुअल में मोस्टली हम यही देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रॉब्लम। मोस्ट कंडक्टिव मिक्स्ड और सेंसरी हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जो ग्रेजुअल हियरिंग लॉस है ना, मोस्टली हम यही बोलते हैं कि अब तो मैम एज हो गई है, अब आपकी 60 साल की उम्र हो गई है, तो धीरे धीरे अब तो आपकी आवाज या आपकी सुनने की शक्ति कम ही होगी। नेक्स्ट है सडन हियरिंग लॉस। सडन हियरिंग लॉस मतलब आपने एकदम से कोई 72 घंटे ज्यादा काम कर लिया, एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो आप, मतलब कुछ ये होता है ना कि बहुत उसमें काम करते हैं वो लोग, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा मशीनों की आवाज होगी, तो वो एकदम से 72 घंटे 90 घंटे काम कर रहे हैं उससे। तो उसमें जब वो एक एक्सट्रीम जब काम कर लेते हैं तो सडन हियरिंग लॉस तब भी हो सकता है। और ग्रेटर देन 30 dB पे हियरिंग रिडक्शन पे अगर वो काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थ्री कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी ओवर एटलीस्ट थ्री कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसीज पे 30 dB से ग्रेटर जब हियरिंग लॉस आता है तब हम सडन हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो सडन हियरिंग लॉस मोस्टली जैसे मीनियस डिजीज हो गई, न्यूप्लास्टिक हो गई, ट्रोमेटिक, मेटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, की टॉक्सिक, और कॉकलियर प्रॉब्लम हो गई, इडियोपैथिक, मतलब इडियोपैथिक मतलब होता है कोई भी कॉज नहीं है, या कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सडन हियरिंग लॉस अकर ओवर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स और लेस। अब ये ना मोस्टली हमें सडन हियरिंग लॉस ठीक भी हो जाता है ये,
तो ये नोटिस किया होगा दैट आई हैव सीन अ पेशेंट जो आर्मी से थे, तो उनको सडन हियरिंग लॉस हुआ था, और वो 72 आवर्स तक रहता है। अगर वो 72 आवर्स तक मतलब वो हो गया तो ठीक है, और वो वापस भी आ जाता है, उसके बाद उनकी नॉर्मल भी हो जाती है हेयरिंग, मतलब उनकी हेयरिंग नॉर्मल भी हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे आर्मी में होते हैं ना, तो वो लोग बहुत लंबे लंबे शॉट्स उनके चलते हैं, वो वाले गन शॉट्स चलते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज बायोलेटरल वर्सेस यूनिलेटरल, ये हेयरिंग लॉस है। बायोलेटरल हेयरिंग लॉस मींस दोनों कानों में प्रॉब्लम, यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस मींस एक कान में प्रॉब्लम। सिमेट्रिकल वर्सेस एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस मींस डिग्री एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेयरिंग लॉस सेम है ईच ईयर में। एसिमेट्रिकल मींस डिग्री और कॉन्फ़िगरेशन लॉस डिफरेंट है दोनों ईयर्स में। प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस कि ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हेयरिंग लॉस बढ़ता जा रहा है। मोस्ट ये डिग्री है जिससे हम ग्राफ बनाते हैं और जिससे हम हेयरिंग लॉस को चेक करते हैं। 0 से 25 आ रहा है तो वो नॉर्मल है, 26 से 40 आ रहा है तो वो माइल्ड है, 41 to 55 आ रहा है तो मॉडरेट है, 56 to 70 आ रहा है तो वो मॉडरेटली सीवियर है, और 71 to 90 आ रहा है तो वो सीवियर है, और 91 से अबव है तो फिर तो वो प्रोफाउंड ही है, कोक्लियर इम्प्लांट करा लो। सीवियर टू प्रोफाउंड में जाके हम कोक्लियर इम्प्लांट ही रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों। ठीक है, चलो ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज जो आपकी हर एक चीज को लेके है। माइंड मार्क माई वर्ड्स कि इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज की कितनी आवाज होती है। ठीक है, तो उसमें आप ये भी देख सकते हो कि कितनी कितनी आवाजें किसी चीज की होती हैं, ट्रैक्टर की हो गई, एरोप्लेन की हो गई। क्यों हमें बोला जाता है हेडफोन हम यूज करते हैं तो उनकी आवाज कितनी होती है, हम 5 5 घंटे 6 6 घंटे यूज कर लेते हैं, तो उतने टाइम नहीं यूज करना चाहिए। तो सॉफ्टेस्ट से लेके इंस्टेंट मतलब डैमेज भी कहाँ तक हो सकता है, तो वो ये सब हेयरिंग लॉस है, तो आप ये देख सकते हो। अब इसको ना सबसे पहले मतलब करते कैसे हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, फुलनेस ऑफ ईयर हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो हम करें क्या। तो सबसे पहले सबसे चीज इंपॉर्टेंट आती है, ओटोस्कोपी आती है कि ओटोस्कोपी करते हैं हम, कि हम कंडीशन देखते हैं कि ईयर कैनाल की, ईयर ड्रम की कंडीशन क्या है। तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन तब होती है। ओटोस्कोपी इट इज अ टाइप ऑफ आउटकम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग। ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग से पहले ही द पेशेंट नीड्स टू रेफर टू द ईएनटी स्पेशलिस्ट, की ऑडियोमेट्रिक उससे पहले ही हम ईएनटी को रेफर करते हैं कि आप इसकी ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके दो। क्यों इट शुड टेक प्लेस बिफोर एनी टेस्टिंग, एक तो बिफोर एनी टेस्टिंग हमें ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी ही चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर इम्प्रेशन टेकिंग, उसके बाद इम्प्रेशन टेकिंग जब हम लेते हैं तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन पहले कैसे थी और बाद में उसके बाद। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द पेशेंट हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप लगा रहे हो ना पेशेंट को, तो पहले उसकी ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। एट एवरी फॉलो अप अपॉइंटमेंट, जब भी फॉलो अप के लिए वो आ रहा है तब भी ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन जरूर करनी चाहिए। और व्हेन पेशेंट रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तब तो करनी ही करनी चाहिए। किस तरीके से हियरिंग लॉस से प्रिवेंट हो सकते हो आप, क्या क्या यूज कर सकते हैं। अवॉइड मैरिजेस अमंग क्लोज रिलेटिव्स, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, मोस्टली हेयरिंग लॉस, हम जब ये देखते हैं कि बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या बच्चे को कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी है, तो वी प्रेफर दैट कि हम क्लोज रिलेटिव्स में शादी ना करें। क्लोज रिलेटिव्स में शादी जब हम करते हैं देन द क्लोज ब्लड, हम सेम ब्लड के होते हैं, तो वो चीजें वो चीजें अफेक्ट करती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि क्लोज मैरिजेस अवॉइड करनी चाहिए। Immunize, immunize adolescent girls and women in childbearing age against rubella. Ensure good health for the expectant mother, जो कि बहुत नॉर्मल है कि मदर का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो और अगेंस्ट द रुबेला भी ये सब चीजें मतलब आप कर सकते हैं कि अगेंस्ट रुबेला हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट क्लीन द ईयर विदाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल से, हेयर पिन से, इन सब से बिल्कुल भी अपने कान को हाथ मत लगाइए। बहुत पेरेंट्स को, बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो सीधा वो ना वो होती है ईयरबड, सीधा उसको लेके ही आएंगे मेरे पेशेंट, मतलब साथ ही में कि हाँ मैडम जी बहुत दर्द हो रही है, बट उन्हें ये नहीं पता कि आप अपने कान की हालत और खराब कर रहे हैं। इफ यू नीड टू क्लीन, कि वैक्स हो गई है क्लीन करनी है, जस्ट गो टू ईएनटी एंड क्लीन योर ईयर्स। ठीक है, तो दूसरी चीजें जो यूज करनी है, बेकार चीजें यूज करनी है, उससे बेटर तो यही है। अवॉइड क्लीनिंग ईयर्स बाय रोड साइड क्वैक्स, किसी भी रोड साइड क्वैक से अपने ईयर को क्लीन नहीं कराएं, ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर।
डोंट यूज ऑयल। मैम जी मैं तेल पा लिया सी और एनी अदर लिक्विड फॉर क्लीनिंग द ईयर। किसी भी तरीके से कान मैडम जी बहुत दुख रहा सी कान साडा ता सी कान इच तेल पा लिया सो दैट वी गेट रिलैक्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे आप अपने कान की मतलब और ही खराब करते हैं अपने कान को। सो डोंट डू दीज स्टूपिड थिंग्स एट होम। बच्चों के लिए भी यूज नहीं करें। प्लीज गो टू योर ईएनटी डॉक्टर। वो तो फ्री में ही हो जाता है, इतना तो पैसा लगता ही नहीं है उसमें। डू नॉट स्विम इन डर्टी वाटर। डर्टी वाटर में स्विमिंग ना करें बिल्कुल भी। इफ यू एंटर योर ईयर्स एंड मे कॉज इट, ये मतलब अगर कान में पानी जाता है तो इन्फेक्शन भी हो सकती है। पेन है, स्वेलिंग है, डिस्चार्ज है, और कोई भी ऐसे फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग्ड कफ है, कोल्ड है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, इमीडिएटली ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। घर में डॉक्टर ना बने, क्योंकि ईएनटी डॉक्टर ने पढ़ाई की हुई है, आपने वो पढ़ाई नहीं की हुई। यूज ईयर प्रोटेक्टर्स वाइल वर्किंग इन नॉइजी प्लेसेस। बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेसेस हैं, लाइक आर्मी वाले जो बंदे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं वो, और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनमें बहुत मशीनों में जो काम करते हैं, वो जरूर ईयर प्रोटेक्टर्स यूज करें। कंट्रोल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हमारा जो कान है, तो हमारे कान के जो आसपास है, जैसे हमारा गला हो गया, तो हमारी, तो ये सब चीजें जो है, हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जब वो बिल्कुल कंट्रोल होगा, स्पेशली इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, तो मोस्टली वो उनमें बच्चों में सर्दी जल्दी लगती है, बच्चे को कफ कोल्ड जल्दी हो जाता है, तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जितनी कम होगी उतना हेयरिंग लॉस होने का चांस जो है वो कम होगा। Occurrence of hearing loss cannot always be prevented, but definitely its impact can be reduced if identified and early intervened. अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हेयरिंग लॉस हमेशा हम नहीं बोलते कि हाँ प्रिवेंटेड हो गया, क्योंकि कंजेनिटल भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है, बट जब हम ये चीज सोचते हैं, जब हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अर्ली सोचते हैं कि हम इंटरवेंशन लें, तो उसमें क्या होता है कि हाई रिस्क बेबी शुड बी स्क्रीन्ड फॉर हियरिंग लॉस एट द टाइम ऑफ बर्थ। हाई रिस्क बेबी जो होते हैं, मतलब अगर फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम हो रही है, अगर मदर को पहले से ही प्रॉब्लम है, मदर्स की पहले से एक्स्ट्रा मेडिसिन चल रही हैं, कोई भी एनीथिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कुछ भी हुआ है, तो हम बोलते हैं कि दिस बेबी इज ऑन हाई रिस्क बेबी। तो हमेशा हियरिंग लॉस की स्क्रीनिंग उसकी जरूर कराएं। अभी के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हर टाइम पे कराना। बट अगर इस लेक्चर से आप लोग ये सुन भी रहे हैं, जितने भी लोग इस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमेशा ये कोशिश करिए कि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, बच्चे सफर ना करें इन सब चीजों से, कि हमें 8 साल में 9 साल में पता लग रहा है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, हमें तो पहले पता ही नहीं चल रहा था। तो इसका एक ही चीज है कि यहाँ पे अब एक अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चे का जन्म पे ही विद इन द 24 आवर्स बच्चे का टेस्ट हो जाना चाहिए, विच टेस्ट नेम इज OAE, जिसमें बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे के कान ठीक है नहीं ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन में ये चीज आती है। ठीक है। ऑल स्कूल चिल्ड्रन शुड बी स्क्रीन फॉर हियरिंग लॉस। स्कूल चिल्ड्रन है, बच्चों को नहीं कभी कभी पता चलता है कि हाँ ये बच्चे में प्रॉब्लम है, ये बच्चे को सुनाई नहीं देता, तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो। डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी मॉनिटर फॉर एनी डिलेज एंड डेविएशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बहुत इजीली अचीव हो और बहुत एक स्पेसिफिक टाइम पे अचीव हो, तो कभी भी बच्चे के डिले, एनी टाइप ऑफ डिले, कभी भी बच्चे के डिले में ये नहीं सोचो कि इसके पापा लेट बोले थे, इसकी मम्मी लेट बोली थी, इसकी दादी बुआ सब लेट बोले थे, इस वजह से बच्चे में प्रॉब्लम है। एनी टाइप ऑफ डिले हार्म योर चाइल्ड्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन बहुत अच्छे से अचीव हो, तो मॉनिटर योर चाइल्ड्स डिले एंड डेविएशंस। इफ देयर इज एनी इंडिकेटर ऑफ हियरिंग लॉस, हियरिंग शुड बी असेस्ड इमीडिएटली। अगर आपको कभी भी थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे में हियरिंग लॉस है, इमीडिएटली उसको असेस करवाइए। If there is no medical and surgical treatment available, immediately consult an audiologist for appropriate amplification। अगर बट बोल देते हैं कि बच्चे के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली ऑडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड बच्चा विल टर्न आउट टू बी सुन, कि वो बहुत अच्छे से सुनेगा उसके बाद। ओके, जिसमें 2 पार्ट रह गए हैं। नेक्स्ट पार्ट रह गया है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एंड एक पार्ट रह गया है मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं हेयरिंग लॉस को, और किस तरीके से हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बच्चे हार्ड ऑफ हेयरिंग या डेफरेंस से रिलेटेड है, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो अभी के लिए आप ये लोग ये चीजें जो जितना पार्ट हो गया है वो पढ़िए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये दोनों कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक को आगे भी कवर करेंगे।
So thank you very much for this. And